हाँ जी। सो हमको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। जीआईटी के हार्मोन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो हार्मोन्स है, देखो जो आपका चैप्टर नंबर 22 है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें भी हार्मोन्स है। लेकिन जीआईटी वाले हार्मोन्स ना मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ाऊंगी, ये वाले हार्मोन मैं आपको इसी टॉपिक में कवर करवा रही हूँ। तो जब मैं चैप्टर नंबर 22 पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी जीआईटी वाले हार्मोन्स का। तो अभी इसको अच्छे से समझ लो, और कुछ भी डाउट हो तो पूछते जाना। हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट है हॉर्मोन्स का, लेकिन इनमें से जिन चीजों को मैंने हाईलाइट करा हुआ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना ही याद रखना है जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। ठीक है। तो हमारा पहला जो हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है स्टमक से, और इसका टारगेट ऑर्गन भी होता है स्टमक। स्टमक ही बनाता है और स्टमक पर ही ये काम करता है। काम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करना और गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाना। दैट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। सेकेंड हार्मोन है इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी पेप्टाइड है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, हमारे स्टमक की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। एंड इसका दूसरा नाम क्या है, एंटेरोगेस्टेरॉन। एंटेरो का मतलब होता है स्टमक, गैस्टेरॉन टर्म हम यूज करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, एंड गेस्टेरॉन टर्म का मतलब होता है स्टमक। तो एंटेरोगेस्टेरॉन क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है और स्टमक के ऊपर काम करता है। दिव्य, इतनी बात क्लियर हुई। ये जो हार्मोन है इसका सोर्स है डिओडेनम, निकलता है और काम करता है स्टमक पर। इसका काम है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करना, इसके अलावा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी डिक्रीज करना। एक बार जब खाना पेट में से निकलकर इंटेस्टाइन में घुस जाता है, तो हमको क्या करना है, एसिड के रिलीज को इनहिबिट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू नॉट वांट आवर स्टमक टू अंडरगो कंट्रैक्शन वंस इट इज एम्प्टी। तो उसको इनहिबिट करने के लिए रिलीज होता है जीआईपी। देन आता है तीसरा हार्मोन विच इज सिक्रिटिन। एंड जो सिक्रिटिन है ये पहला हार्मोन है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना कि सिक्रिटिन जो है ये वो पहला हार्मोन है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। सिक्रिटिन का सोर्स है डिओडेनम, एंड इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है पैंक्रियाज, लिवर एंड स्टमक। पैंक्रिया, लिवर एंड स्टमक। अब सिक्रिटिन काम क्या करता है, सिक्रिटिन जो है पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है, एंड पैंक्रियाटिक जूस में भी स्पेसिफिकली ये बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है लिवर पर काम कर रहा है ना, तो लिवर के ऊपर जाकर बाइल की फॉर्मेशन को इंक्रीज, गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा सिक्रिटिन। चौथा हार्मोन है कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइनिन, CCK-PZ। ये हार्मोन का सोर्स है इंटेस्टाइन, एंड इसका टारगेट ऑर्गन है गॉल ब्लैडर एंड डस्ट। जो CCK-PZ है ये गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करवाता है और बाइल को रिलीज करवाता है। इसके अलावा ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस निकलवाएगा, एंड पैंक्रियाटिक जूस में से भी स्पेसिफिकली एंजाइम्स को रिलीज करवाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब बात क्या है ये समझो आप। जो सिक्रिटिन होता है ये लिवर के ऊपर काम करता है, एंड लिवर का काम होता है सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। तो ये बाइल को सिंथेसाइज करवा रहा है, बाइल के सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो CCK है ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल के रिलीज को करवा रहा है। एक बाइल के सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रहा है, एक बाइल के रिलीज को इंक्रीज करवा रहा है। तो सिक्रीशन एंड रिलीज में डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा, गेट बंद कर देना। थैंक यू। सिक्रीशन एंड रिलीज में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ बच्चों, यस और नो? मैम एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ बच्चे, जो सिक्रेटिन है ये लिवर के ऊपर काम कर रहा है, और CCK-PZ किस पे काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर के ऊपर काम कर रहा है। लिवर का काम होता है बाइल को सिक्रीट करना। बायोलॉजी में जब कभी भी आप ये शब्द सुन लो सिक्रीशन, तो इसका मतलब होता है ग्लैंड के द्वारा किसी चीज का बनाया जाना।
तो लिवर बाइल को सिक्रीट करता है, दैट मीन्स लिवर इज गोइंग टू सिंथेसाइज द बाइल। लेकिन आप बायो में टर्म सुनो रिलीज, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये सिर्फ किसी चीज को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लिवर बाइल को बनाएगा, गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करेगा, स्टोर करे हुए बाइल को वो रिलीज करेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिक्रीशन के अंदर और रिलीज के अंदर, पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड चीज क्या है, जो सिक्रिटिन है ये पैंक्रियाटिक जूस से बाइकार्बोनेट आयंस को निकालता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बाइकार्बोनेट्स को निकलवाने के लिए, आंसर है सिक्रिटिन। वाइल जो पैंक्रियोजाइमिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैंक्रियास के एंजाइम्स को रिलीज करवाने के लिए। कैसे याद रखोगे, जाइमिन आ गया ना, तो जाइमिन से एंजाइम आप थोड़ा बहुत राइम हो रहा है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि पैंक्रियोजाइमिन एंजाइम निकल रहा है। तो बचा सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रेटिन जो कि बाइकार्बोनेट। भाई जवाब। मैम आपकी आवाज हेलो, नहीं आ रही है। अभी आ रही है। देर आवाज कट रही है बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ मैम नाउ इट्स क्लियर। अगर नेक्स्ट टाइम बता देना मैं बता भी दूंगी। और मुझे पता चला है कि तेनान असिया आप दोनों नेवी स्कूल्स में हो, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो you both are in the you both are in the same class? यस मैम। Yes, ma'am. सेम स्कूल सेम क्लास या डिफरेंट? अच्छा सेम है, ओके कूल। तो तुम में से किसी का टारगेट है एफएमसी पुणे? एफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। यस मैम। गुड, ठीक है, गुड टू नो। बट एफएमसी के लिए यू नीड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल के लिए वहां पे सिर्फ 25 सीट्स है फीमेल कैडेट्स के लिए। सो ये बाइल का सिक्रीशन करता है, क्रिएटिन सिक्रीशन करवा रहा है बाइल का, एंड सिक्रीशन का क्या मतलब है, सिंथेसिस करवा रहा है। लेकिन कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को रिलीज करवा रहा है। सिक्रीशन एंड रिलीज में क्या फर्क होता है, सिक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना और रिलीज का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकलना। तो कोलिसिस्टोकाइनिन बाइल को बाहर निकलवा रहा है, लेकिन सिक्रेटिन बाइल को सिंथेसाइज करवा रहा है। तो सिक्रेटिन एंड कोलिस्टोकाइनिन में फर्क समझ में आया? यस मैम। यस और नो? ठीक, अच्छा, देन बात करते हैं सिक्रेटिन जो है ये पैंक्रियाटिक जूस में से बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाता है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। वाइल जो पैंक्रियोजाइमिन है ये पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम्स को रिलीज करवाता है। तो जाइमिन और एंजाइम राइम हो रहा है ना, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि पैंक्रियोजाइमिन एंजाइम को रिलीज करवा रहा है, वाइल सिक्रेटिन जो है ये बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करवा रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई? एक बार जल्दी से जस्ट गो थ्रू दीज हार्मोन, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ओके, सिक्रेटिन एंड सीसी के पीरियड में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक और चीज याद रखना, जब कभी भी आप ये टर्म सुनो ना कोली, तो कोली जो टर्म है ये रेफर करता है गॉल ब्लैडर को, ठीक? तो कोली इज फॉर गॉल ब्लैडर एंड काइनिन का मतलब होता है मूवमेंट। तो कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर का मूवमेंट करवाता है। गॉल ब्लैडर का मूवमेंट मीन गॉल ब्लैडर के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन को करवा रहा है। इतनी बात क्लियर? ठीक, नेक्स्ट आता है डुओक्राइनिन।
Duo refers to duodenum and crinin refers to secretion. ठीक है, the term crinin refers to secretion. तो duocrinin क्या करेगा, ये duodenum की secretion को stimulate करेगा. एंड duodenum में भी स्पेसिफिकली किसको सिक्रेट करवाता है, ये सिक्रेट करवाता है ब्रूनर्स ग्लैंड को. मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. सो जो डिओक्राइनिन है ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है और म्यूकस को रिलीज करवाता है. इसके अलावा ये एंजाइमेटिक रिलीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इंटेस्टाइनल जूस के. तो इंटेस्टाइन का एंजाइम रिलीज करवाता है डिओक्राइनिन. इसके अलावा दूसरा एंजाइम जो करवाता है वो है एंटेरोक्राइनिन, नेक्स्ट हार्मोन जो है. एंटेरो रेफर्स टू इंटेस्टाइन, क्राइनिन रेफर्स टू सिक्रीशन. तो जो एंटेरोक्राइनिन है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही काम करता है. अभी डुओक्राइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन में क्या डिफरेंस है? जो डुओक्राइनिन है ये केवल डिओडेनम में एक्ट करेगा एंड डिओडेनम में भी स्पेसिफिकली ये ब्रूनस ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा. लेकिन जो एंटेरोक्राइनिन है ये एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड को, जिसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल. डिओक्राइनिन से ब्रूनस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, एंटेरोक्राइनिन क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल को स्टिमुलेट कर रहा है. इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. देन आता है वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड. वेसो मतलब होता है ब्लड वेसल. ठीक है, वेसो टर्म रेफर्स टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी. तो वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और इंटेस्टाइन एंड स्टमक के ऊपर काम करता है. वीआईपी का मेन फंक्शन है पेरिफेरल ब्लड वेसल को डायलेट करवाना. ब्लड वेसल को डायलेट करवाना मतलब ये है हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल. जब कभी भी इसके ऊपर वीआईपी एक्ट करेगा तो नॉर्मल ब्लड वेसल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ब्लड वेसल हो गई है डायलेट. अब ब्लड वेसल को डायलेट करने का सिग्निफिकेंस क्या है? जाहिर सी बात है, इसका डायमीटर बड़ा हो गया है तो इसके अंदर ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना. और अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो इस ब्लड वेसल के द्वारा अब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो जो वीआईपी है ये ब्लड वेसल को डायलेट करवा देता है, जिसके कारण से अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज इन द बॉडी. इसके अलावा ये गैस्ट्रिक एसिड एंड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. फिर आता है विल्ली काइनिन. विल्ली रेफर्स टू द विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. काइनिन का मतलब होता है मोटिलिटी. तो विल्ली काइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये विलाई के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही काम करता है. So this is villicainin. फिर आता है somatostatin, which is also known as growth hormone inhibiting hormone. Very very important. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. So somatostatin refer to growth hormone inhibiting hormone. इसके सोर्सेस क्या है? इसका पहला सोर्स है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास. इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप का सेल होता है डेल्टा सेल, जो कि सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करवाता है. इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा. अपार्ट फ्रॉम दैट गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज आर्जेंटाफिन सेल्स. तो जो आर्जेंटाफिन सेल्स है ये भी सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करता है. तो एग्जाम में सोमैटोस्टैटिन के सोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि सोमैटोस्टैटिन को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं. सोमैटोस्टैटिन का नाम से समझ में आ रहा है कि इसको ग्रोथ को क्या करना है, इनहिबिट करना है. तो ये ग्रोथ को इनहिबिट कैसे करेगा? देखो, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए हमको चाहिए रहता है, टिश्यूज को चाहिए रहता है न्यूट्रिशन, राइट. न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी ना बॉडी के अंदर. तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इन सभी न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देता है. इसके अलावा ये ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देगा एंड अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा. इन सब से ओवरऑल बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण से सेल्स ग्रो करना बंद कर देंगे. सो दिस इज हाउ सोमैटोस्टैटिन जो है ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है बाय डिक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट ऑफ द बॉडी. फंक्शन क्लियर हुआ इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हुआ? Yes, ma'am.
देन आता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, करता है पीपी सेल्स। पैंक्रिया के अंदर जो आइलेट ऑफ लैंगर है ना, इसके पास एक और टाइप का सेल होता है जिसको कहते हैं पीपी सेल्स। ये रिलीज करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, एंड ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को इनहिबिट करने का काम करता है। सो दिस इज अबाउट द हार्मोन्स। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से हार्मोन्स रीड करो और कुछ डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट बता? एनी डाउट सो फार? नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है हमारा जीआईटी के हार्मोन्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमको डिस्कस करना है वो है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये क्या होते होंगे आपके हिसाब से? Carbohydrates, fats, and proteins. वेरी गुड। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट? हम उनके ब्रेकडाउन से एटीपी बनता है, तो इनके ब्रेकडाउन से बॉडी को एनर्जी मिलती है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, सो दे आर कॉल्ड एज एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। अच्छा, जो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट है इनका एक और नाम है, वो जो उनका एक और नाम है ना वो पूछा गया था नीट 2016 के अंदर, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट का। कैन यू टेल मी? चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये वाला चीज डिस्कस करा था कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड और एक होता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड है उनमें वो सभी चीजें आती है जिसके ब्रेकडाउन से हमको एनर्जी मिलती है। So whatever energy yielding nutrients are there in our diet, they all are called as proximate principle of food. While whatever other nutrients are there, because of which energy is not gained by the body, but they are involved in other activities like regulation of normal bodily function, those would be called as protective principle of food. So whenever I'm talking about energy yielding nutrients, I'm focusing towards the proximate principle of food. इतनी बात क्लियर? yes. अब देखो, जो एनर्जी यील्डिंग फूड है इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो कि मेजर एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी में। नाउ कम्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 ग्राम न्यूट्रिएंट को अगर आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबस करा, कंबस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन कर दिया, तो उस प्रोसेस के दौरान जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, ये क्या होता है अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। तो इट इज अ डिवाइस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का कंबशन करते हैं और यहाँ पर जो है एनटीपी कंडीशंस मेंटेन रहती है और यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है एंड 100% कंबशन होता है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो उस टाइम पे ये सब चीजें करने के बाद जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है इट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम कैलोरीज या जूल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरी पर ग्राम या किलो जूल्स पर ग्राम में। ओके, there are two things which you need to understand. एक है कैलोरीफिक वैल्यू और एक है फिजियोलॉजिक वैल्यू। आप मेरे को डिफरेंस बता सकते हो? कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ये वो वैल्यू है जो कि हमको ऑब्टेन होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, जहाँ पे 100% ब्रेकडाउन होता है फूड का अंडर आइडियल कंडीशन। वाइल फिजियोलॉजिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि बॉडी के अंदर से हमको मिलती है। तो अगर मैंने मेरी बॉडी के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करा तो उसके कारण से वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग लिबरेटेड बाय माय टिश्यू दैट वुड बी कॉल्ड एज फिजियोलॉजिक वैल्यू।
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या फिजियोलॉजिक वैल्यू? मैम सिया, चलो ये बोली ना, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड। देखो भाई, कैलोरीफिक वैल्यू हम आइडियल कंडीशन में निकालते हैं ना, तो आइडियल कंडीशन में निकालेंगे तो जाहिर सी बात है देयर वुड बी नो लॉसेस इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा ही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर 100% ब्रेकडाउन तो होगा नहीं कार्बोहाइड्रेट का। हो सकता है कि मैंने हाइपोथेटिकली मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं ग्लूकोज के, और मुझे करना है इसका 100% ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल से मुझे 20 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पायरुविक एसिड के, और ये पायरुविक एसिड फर्दर एंटर होता है इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जरूरी तो है नहीं कि 20 के 20 पायरुविक एसिड जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर हो जाएंगे। हो सकता है ना मेरी बॉडी इसमें से दो मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड के, इसको किसी और मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज करने लग जाए, राइट? तो बॉडी के अंदर क्या होता है, देयर कैन बी रेस्पिरेटरी लॉस और देयर कैन बी लॉस ऑफ सब्सटेंसेस। सो दैट इज व्हाई जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से हमेशा ही कम होती है। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1, बॉडी के अंदर इसकी वैल्यू है 4। प्रोटीन की है 5.65, बॉडी के अंदर है 4। फैट की है 9.45, बॉडी के अंदर है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करके बताओ। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो सब्जेक्ट है इसने कितनी कैलोरीज का इंटेक करा है। इसने 10 ग्राम प्रोटीन खाया है, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5 ग्राम ऑयल और 50 ग्राम सैलेड। अब आप बताओ कि इस सब्जेक्ट ने टोटल कितने कैलोरीज को इंटेक करा है। तुम्हारे पास 2 मिनट है सॉल्व करने के लिए। टाइम हो रहा है 6:08, तुम्हारे पास है टाइम 6:10 तक का। हाँ बच्चे लोगों, सॉल्व किया? 10 ग्राम प्रोटीन मल्टीप्लाई करा 4 से, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 ग्राम ऑयल मल्टीप्लाई करो 9 से, 50 ग्राम सैलेड, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सिया, 50 किनका बोला? डेबोली ना, कोई तो बताओ यार, सैलेड को किससे मेजर करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? में डाउट है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा क्या? ना, सैलेड जो होता है इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रफेज। ठीक है, रफेज मतलब यहाँ पे सेलुलोज के फाइबर होते हैं, एंड हमारी बॉडी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकती है। तो जो भी सैलेड हम खा रहे हैं उससे हमको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, मतलब उससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं, ग्रीन लीफी सैलेड खाओगे तो तुमको आयरन वगैरह मिल जाएगा, but you won't be able to get as much amount of calorie as you can have from a roti. So that is why जब कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि 100 ग्राम सैलेड खाइए, घास फूस खाइए, पत्तियां खाइए, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू 0 मान के चलना। तो आंसर सिर्फ इन 3 से निकलेगा। और ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसमें आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं हो तो फिर मुझसे पूछ लेना क्लास में। यस मैम। So this was about calorific value and energy yielding nutrient. नेक्स्ट चीज जो हमको डिस्कस करना है वो है विटामिन एंड उनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। विटामिन के बारे में क्या क्या पता है? क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर विटामिन के? गेस करो। देखो, जो विटामिन होता है इनके इंटेक से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कि विटामिन की प्रेजेंस में होती है, पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन जो है एंजाइम के साथ बाइंड करके काम करते हैं एज कोएंजाइम, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सो दीज आर दी 2 मेजर फंक्शंस ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। एंड सिंस विटामिन हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से बीमारियां हो सकती है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सो इट इज द प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 विटामिन फाउंड इन नेचर। क्या ह्यूमन बॉडी विटामिन को सिंथेसाइज कर सकती है? Can human body synthesize vitamin on its own? Only vitamin D can be synthesized by the body. सारे विटामिन को हम नहीं बना सकते हैं, सिर्फ विटामिन डी को हमारी बॉडी बना सकती है। और विटामिन डी को भी उसी कंडीशन में बना पाएगी जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है, तो ही विटामिन डी को बना पाएगी, अदरवाइज नहीं। एनीवेज, बात करते हैं विटामिन की। सो 2 मेजर कैटेगरीज के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ये होता है ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। एक एक करके हम अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं विटामिन ए। Vitamin A is also called as retinol. Sometimes it can also be called as retinol. तो जो नॉल है, रेटिनॉल है, ये अल्कोहलिक फॉर्म है, जो रेटिनल है वो अल्डिहाइडिक फॉर्म है। विटामिन ए को रेटिनॉल या रेटिनल कहते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपको विटामिन के नाम पता होना चाहिए और इसका जो साइंटिफिक नेम है, दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड रिमेम्बर। विटामिन ए का मेजर सोर्स है कैरेट, पपाया, मैंगो। जो भी कलर्ड फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन ए मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? जो विटामिन ए है ये हमारे विजन के लिए असेंशियल होता है, एंड विजन में भी मेजर रोल ये प्ले करता है। डिम लाइट विजन में, अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ए। इसके अलावा ये हमारी ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो विटामिन ए है इसकी डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस को ही ज़ेरोप्थेल्मिया कहते हैं। प्लीज ये गलती मत करना एग्जाम में। जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसका मतलब है निक्टेलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एज निक्टेलोपिया। एंड जो ज़ेरोप्थेल्मिया है इसका मतलब है ड्राइनेस ऑफ आई। ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई, ऑप्थेल्मिया मतलब आंख। तो अगर आंखों के अंदर ड्राइनेस हो गई है तो दैट इज कॉल्ड एज ज़ेरोप्थेल्मिया। एंड अगर अंधेरे में दिख नहीं रहा है तो इट इज निक्टेलोपिया। एंड ज़ेरोप्थेल्मिया ये जनरली करता है हमारी आंख में भी, कॉर्निया में, स्पेसिफिकली कॉर्निया के अंदर ड्राइनेस हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देयर वुड बी एब्नॉर्मल एपिथेलियल ग्रोथ। देन आता है विटामिन डी, which is also called as calciferol, which is also called as cholecalciferol. विटामिन डी का मेजर सोर्स है कॉड लिवर ऑयल। इसके अलावा स्किन विटामिन डी को बना सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारी जो है ना बॉडी के अंदर कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स वगैरह। तो जब स्किन के ऊपर यूवी सनलाइट गिरती है तो हमारे स्किन के अंदर एक रिएक्शन ट्रिगर हो जाती है, जिसके कारण से जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है ये आपस में रिएक्ट करने लग जाते हैं, एंड फाइनली बाय द हेल्प ऑफ स्किन, किडनी एंड लिवर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस हो जाता है। जो विटामिन डी है ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये कैल्शियम डिपोजिशन में भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हड्डियों के ऊपर कैल्शियम जमा करने के लिए चाहिए रहता है विटामिन डी। तो जाहिर सी बात है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो हड्डियां वीक हो जाएंगी, और इस कंडीशन को कहते हैं रिकेट्स अगर वो हुई है छोटे बच्चों में, एंड ऑस्टियोमलेशिया अगर वो हुई है अडल्ट्स के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई? एनी डाउट सो फार? ओके, नेक्स्ट आता है विटामिन ई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो है इट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना।
इसके मेजर सोर्स है व्हीट जर्म एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो विटामिन ई होता है ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बॉडी मसल्स को मेंटेन करने के लिए एंड आरबीसी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेलियर लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज इनफर्टिलिटी, आंसर इज विटामिन ई। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के जो है इट इज कॉल्ड एज क्विनोन या क्विनिनॉल, ठीक है। जो विटामिन के है इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, व्हीट जर्म। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज है ये भी विटामिन के को बनाते हैं। विटामिन के का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। इसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग को ये प्रिवेंट करता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से देयर वुड बी फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी। सो दिस इज अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन्स। टाइम हो रहा है 6:19। आपके पास टाइम है 6:20। अभी 6:20 हो रहा है ना, आपके पास टाइम है 6:23 तक का। जल्दी से पूरी लिस्ट को रीड करो। तो ये तो होगा फैट सॉल्युबल विटामिन। देन आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। सो हम बात कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस can you tell me the difference between thiamine and thymine? थियामिन और थायमिन में क्या फर्क है बच्चों? तुम लोग रिवाइज वगैरह करते नहीं हो कुछ, बस क्लास आ जाते हो ऐसे ही। मैं नहीं बता रही, नोट्स में लिखा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स वाला, पढ़ कर आओ और बताओ। हिंट दे दी कहाँ मिलेगा। और एक तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है थियामिन जो है इट इज अनदर फैंसी नेम फॉर विटामिन बी1। तो थायमिन क्या है दैट यू हैव टू टेल मी। जो थियामिन है इसका मेजर सोर्स है होल ग्रेन एंड ये हमारी बॉडी में जरूरी रहता है रिपेयर के लिए एंड टिश्यू ग्रोथ के लिए। इसके अलावा विटामिन बी1 जो है ये एक्ट करता है थियामिन पायरोफॉस्फेट की तरह, जो कि पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जरूरी होता है। अब ये सारी डिटेल आपको याद नहीं रखनी है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस इन द एग्जाम। व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इज कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होती है वेरी पता नहीं कितनी बार नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया है। केमिस्ट्री के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है और बायो के अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि बी1 डेफिशिएंसी से होता है वेरी। इसके अलावा अगर कोई इंसान अल्कोहलिक है और उसको विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको ना दो एडेड प्रॉब्लम्स और होंगी। एक को कहते हैं वर्निक सिंड्रोम और दूसरे को कहते हैं कोर्साकॉफ सिंड्रोम। जो वर्निक सिंड्रोम है उसके अंदर देयर वुड बी डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट का जो ब्रेन है धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगेगा। एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर पेशेंट को हो जाएगा मेमोरी लॉस। तो अगर आपका पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसको वर्निक सिंड्रोम और कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी हो जाएगा बेरी के साथ ही। देन आता है विटामिन बी2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। इसके कॉमन सोर्सेस है मिल्क, चीज एंड एग्स। बी2 जो है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा विटामिन बी2 जो है ये एफएमएन और एफएडी की तरह काम करता है। एफएमएन एंड एफएडी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में बताया था। अब तो एफएमएन है ये ईटीसी के लिए रिक्वायर्ड है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा जो एफएडी है ये टीसीए साइकिल में भी यूज होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज होता है। विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से होता है चिलोसिस। चिलोसिस का क्या मतलब होता है, जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है वहां पर कट्स लग जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉर्नर ऑफ द माउथ, इन सब लोगों के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कट्स लगे हुए हैं, जैसे इसको देखो। ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड एज चिलोसिस।
which happens because of deficiency of vitamin B2. Then आता है vitamin B3 which is also called as niacin या nicotinic acid. अच्छा, विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड कहते हैं एंड जो टबैको है वहां पर निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो टबैको वाला निकोटीन एंड विटामिन B3 का निकोटिनिक एसिड ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। निकोटिन अलग है, निकोटिनिक एसिड अलग है। जो विटामिन B3 है इसके मेजर सोर्स है होल ग्रेन नट्स, ये प्रेजेंट होता है लेग्यूम्स के अंदर, मतलब दालों में होता है, ईस्ट, लिवर, फिश, मीट, पोल्ट्री सब दूर से मिलता है विटामिन B3। विटामिन B3 जो है ये NAD की तरह काम करता है और NADP की तरह TCA साइकिल के अंदर। TCA बोले तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच इज अनदर नेम फॉर क्रेब्स साइकिल। विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से होता pellagra, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सो कीप दैट इन माइंड। B3 deficiency causes pellagra which is also called as 4D disease। 4D disease क्यों कहते हैं? क्योंकि pellagra के कारण से 4 सिम्टम्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग डी से शुरू होती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया 4D डिजीज। पहला सिम्टम क्या है? डायरिया। पेशेंट को अगर पेलारा हुआ है तो उसको डायरिया हो जाएगा। देन पेशेंट वुड सफर फ्रॉम डर्मेटाइटिस। डर्मा का मतलब है स्किन, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, सो देयर वुड बी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन इन पेलाग्रा। तीसरा जो सिम्टम है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब है मेमोरी लॉस, पेशेंट चीजें भूलने लगेगा एंड इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट वुड लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ, ये 4 सिम्टम्स है पेलाग्रा के, इसीलिए इसको कहा जाता है 4D डिजीज। सो दिस वाज अबाउट विटामिन B2। देन आता है विटामिन B3। देन आता है विटामिन B5 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का मेजर सोर्स होता है ग्राउंडनट, मीट, व्हीट जर्म, हनी, एग योक। जो विटामिन B5 है ये TCA साइकिल के अंदर कोएंजाइम की तरह काम करता है। इसके अलावा ये हमारी हेल्दी स्किन और हेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। B5 की डेफिशिएंसी से होगा डर्मेटाइटिस, there would be retarded growth, loss of hair, and in fact graying of hair can also be seen in B5 deficiency. Then comes vitamin B6 which is also called as pyridoxine। विटामिन B6 का मेजर सोर्स जो है वो है होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पीनट, बनाना, मीट, सोयाबीन, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजों से विटामिन B6 हमको मिलता है। जो विटामिन B6 है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का ब्रेक डाउन, उसका फॉर्मेशन, ये सब चीजों के लिए विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसकी डेफिशिएंसी से पेशेंट को हो जाएगा डर्मेटाइटिस, अनीमिया, convulsion, nausea, mental disorder and retarded growth। convulsions का मतलब होता है सीजर या फिट्स। फिट समझते हैं आप लोग क्या होता है? दौरे पड़ते हैं ना लोगों को, मिर्गी का दौरा पड़ना, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। तो B6 डेफिशिएंसी से कन्वर्जन भी हो सकता है। देन आता है विटामिन B7 जिसको कहते हैं बायोटिन या विटामिन H। जो बायोटिन है इसका मेजर सोर्स है एग योक, मिल्क, नट्स, हनी, मीट एंड फिश। मेजरली ये एनिमल सोर्सेस से मिलता है। बायोटिन जो है ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है एंड B7 की डेफिशिएंसी से होती है पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, हेयर फॉल, ये सब कुछ। देन आता है विटामिन B9 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक एसिड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड का मेजर सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है और एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए भी जरूरी है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ध्यान रखना। अब मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का क्या मतलब होता है? अनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी या डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एज पर द एज एंड सेक्स ऑफ अ पर्सन, ये करता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसका क्या मीन्स है? मेगालो टर्म का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज या बिग साइज। कोई सी भी चीज अगर बड़ी है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? मेगालो। ब्लास्टिक सेल जो है ये रेफर करता है, ब्लास्टिक टर्म जो है ये रेफर करता है सेल को।
तो मेगालोब्लास्टिक का अनीमिया का क्या मतलब होता है? बड़े बड़े साइज के सेल बनते हैं विटामिन B9 डेफिशिएंसी से, और ये जो सेल्स बने हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है, सो दैट इज व्हाई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। तो पेशेंट की आरबीसी का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो रहा है, सो दैट इज व्हाई पेशेंट इज अनीमिक। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का मतलब समझ में आया आप लोगों को? Yes, देन कम्स विटामिन B12। जो विटामिन B12 है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबालामिन या सिंपली कोबालामिन, एंड विटामिन B12 को हम कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कौन बनाता है? कौन से सेल्स बनाते हैं CIF? याद नहीं है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। B12 का मेजर सोर्स होता है स्पाइरुलिना, जो कि एक तरीके की एल्गी है। आपको होमवर्क ये है कि आपको मुझे बताना है कौन सी वाली एल्गी है, ग्रीन, रेड या ब्राउन। इसके अलावा जो विटामिन B12 है ये मेजरली हमको एनिमल सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि लिवर, मीट, फिश, एग, मिल्क, कर्ड। कर्ड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो ये जो आजकल मार्केट में नया नया ट्रेंड चला है ना वीगनिज्म का, तो जो वीगन लोग होते हैं दे टेंड टू सफर फ्रॉम B12 डेफिशिएंसी। जो विटामिन B12 है इट इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, DNA सिंथेसिस। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ये रिक्वायर्ड है। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड नीट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पर्निशियस एनीमिया होता है B12 डेफिशिएंसी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पर्निशियस एनीमिया का क्या मीनिंग होता है? ऐसा अनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, बट एट द सेम टाइम हमारा नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड है। तो पेशेंट को अनीमिया भी होगा और उसका दिमाग भी खराब हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पर्निशियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। देन आता है विटामिन B17 विच इज आल्सो कॉल्ड एज लैटराइन। ये मिलता है व्हीट ग्रास जूस से एंड इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, बट इसके आगे हमको नहीं पता कि इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा, बट इट हैज गॉट सर्टेन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। एंड देन आता है लास्ट विटामिन विच इज विटामिन C, आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C मिलता है हमको सिट्रस फ्रूट से, जैसे कि हो गया आंवला, गुआवा, टमेटो। एंड जो आंवला है इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को। अब जो विटामिन C है ये जरूरी होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा विटामिन C हमारे बोन्स, टीथ एंड गम्स की नॉर्मल हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई तो पेशेंट वुड सफर फ्रॉम स्कर्वी। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एंड जो स्कर्वी है इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेलर्स डिजीज या ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम डिजीज क्यों बोलते हैं स्कर्वी को? स्कर्वी को क्योंकि इसमें गम्स में से हाँ जी, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी विच इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग गम्स डिजीज, क्योंकि स्कर्वी के अंदर मसूड़ों से खून आने लगता है, सो दैट इज व्हाई ब्लीडिंग गम्स। इसको सेलर्स डिजीज भी कहते हैं। एंड सेलर्स डिजीज क्यों कहते हैं इसके पीछे रीजन है। क्या हुआ था, अमेरिका से कुछ सेलर्स गए थे वॉयाज पर, ठीक है, पूरा ग्लोब का वो चक्कर चक्कर लगाने के पर्पस से गए थे, मैप वैप बनाना, जो भी रीजन है। अब जब वो गए थे उस अपने टूर पे, तो वो अपने साथ बहुत सारा खाना पीना वगैरह लेके गए थे, ठीक है, बट ये महीनों तक जो है सी में रहे थे, तो जो भी खाना फ्रेश फ्रूट वगैरह लेके गए थे आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो गया, और उसके बाद जो भी खाना पीना उन्होंने लिया वो सी से फिशिंग वगैरह करके ही उसको खाया, और इतने सालों तक रहे, इतने महीनों तक सिर्फ सी फूड के ऊपर वो सर्वाइव करे। अभी सी फूड के अंदर तो विटामिन C मिलेगा नहीं उनको सी फूड से, क्योंकि तो सिट्रस फ्रूट्स में रहता है। तो उन लोगों को जो है सबको स्कर्वी हो गया था, सबकी बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई थी एंड दे वर ऑल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। तो सबसे पहले स्कर्वी को फाइंड आउट किया गया था सेलर की बॉडी के अंदर से, इसीलिए इसको नाम दे दिया सेलर्स डिजीज। So this is the story of
कर दी। अब जल्दी से एक बार ये विटामिन रीड कर लो आप लोग। कोई डाउट? हाँ बेटा, एनी डाउट? ओके, तो यहाँ पर विटामिन खत्म होता है। विटामिन के बाद नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर में we would be focusing majorly on malnutrition. माल का क्या मतलब होता है? कम खाना खाना या ज्यादा खाना खाना या दोनों? Can anyone tell me? देवोलीना, malnutrition क्या होता है आपके हिसाब से? दोनों हो सकता है, ज्यादा खाने से, बट उसमें अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो। वेरी गुड, राइट। माल का मतलब होता है abnormal nutrition, we all understand. तो माल न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर a person is taking abnormal amounts of food. And अगर मैं इसकी WHO की डेफिनेशन की बात करूं तो माल न्यूट्रिशन क्या है? इट इज इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ ड्यू टू इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट। इम्प्रॉपर इनटेक होने के कारण से अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में टोटल 4 कैटेगरीज आती है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, जितना जरूरत है उससे कम खा रहे हैं। दूसरा है PEM, PEM इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। फिर माल न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है ओवर न्यूट्रिशन, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। एंड माल न्यूट्रिशन के अंदर चौथी चीज आ रही है ओबेसिटी, मतलब खा खा के मोटे हो गए। चारों चीज इंक्लूडेड है। पहला आता है अंडर न्यूट्रिशन। एंड अंडर न्यूट्रिशन क्या है? जब कभी भी हम इनसफिशिएंट इनटेक करते हैं खाने का, जिससे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, उस चीज को हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के साथ एक और वर्ड आता है जो हमको पता होना चाहिए, विच इज हिडन हंगर। हिडन हंगर जो है 2017 का क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हिडन हंगर होता क्या है? कई बार क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं एंड खाना खाने से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारे बॉडी को जितने मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट वगैरह बॉडी को नहीं मिल पा रहे। तुम्हारी मम्मी ने घर पे बना दी पालक और तुमने जाके खा लिया रेस्टोरेंट में बर्गर। पालक खाओगे तो तुमको आयरन मिलेगा, बर्गर से थोड़ी ना आयरन मिलेगा। और रोज रोज ऐसे बाहर का जंक फूड खाओगे तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी को जिन जिन विटामिन की, जिन जिन न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो चीजें पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की जो हंगर होती है, इसको हम कहते हैं हिडन हंगर। हिडन क्यों? क्योंकि पेट भरा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बॉडी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है ना। So that is why it is called as hidden hunger. It is basically the deficiency of vitamins and minerals in the body. अंडर न्यूट्रिशन के बाद आता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान ओवर न्यूट्रिशन कर रहा है तो वो हमेशा ही मोटा होगा। कई बार इंसान पतला दुबला भी हो सकता है, बट ही और शी कैन हैव ओवर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की आदत होती है ना, खाने के ऊपर जो है अलग से सॉल्ट डाल के खाते हैं, उनका नमक का इंटेक बहुत ज्यादा होता है। अब नमक खाने से वजन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, राइट? तो ओवर न्यूट्रिशन में हम किसी भी चीज का एक्सेस कर सकते हैं। देन आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा होना। तो जो भी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है फैट का हमारे टिश्यूज के अंदर, इट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जो है ओबेसिटी का, वो है ओवर न्यूट्रिशन। इट मीन्स ऐसी और भी कंडीशंस है जिसके कारण से ओबेसिटी हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन से ओबेसिटी आती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी ओबेसिटी आ सकती है, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है ओवर न्यूट्रिशन एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगी।
एंड क्वाशियोरकर एंड मरासमस का जो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये आप लोगों का होमवर्क है। एनसीईआरटी के अंदर अच्छा खासा पैराग्राफ दिया हुआ इन दोनों बीमारियों के ऊपर, यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट। एनीवेज, कमिंग टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये जो डेफिनेशन है ये WHO की है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि PEM refers to an imbalance between supply of protein and energy and the body's demand for them to ensure optimal growth and function। हमारे शरीर की ऑप्टिमल ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए जितनी मात्रा में हमको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जरूरत है, अगर हम उतनी मात्रा में इन दोनों चीजों को इंटेक नहीं करेंगे तो उनके कारण से जो बीमारी हुई है उसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दो तरीके के होते हैं पीएम, पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है मरासमस। जो अब मैं ये दोनों बीमारियां एक्सप्लेन कर रही हूँ, चार्ट आप लोगों का होमवर्क है। क्वाशियोरकर में किसकी डेफिशिएंसी होती है? क्वाशियोरकर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर शरीर के अंदर केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। मरासमस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों की कमी हो गई है तो पेशेंट को हो जाएगा मरासमस। केवल प्रोटीन की कमी हुई है तो पेशेंट को होगा क्वाशियोरकर। एज ग्रुप क्या है? क्वाशियोरकर 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को होता है, वाइल मरासमस 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। बात करते हैं मदर्स मिल्क रिप्लेसमेंट। तो क्वाशियोरकर के अंदर मदर मिल्क का रिप्लेसमेंट उन चीजों से होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट में रिच होती है। अब कार्बोहाइड्रेट में रिच होती है मीन्स मदर मिल्क के अंदर क्या रहता है? प्रोटीन वगैरह रहते हैं। 1 साल के बाद तो वैसे भी जनरली ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन क्वाशियोरकर के लिए क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग जो है जल्दी स्टॉप हो गई है एंड इसके अलावा जो बच्चा है उसको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड दे रहे हैं एंड उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब ये कैसे हो रहा है? बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक सुनो। छोटे बच्चे खाना खाने में करते हैं भयंकर नाटक। उनको आइसक्रीम खिला दो, चॉकलेट खिला दो, बिस्किट खिला दो, दे विल ईट इट। उनको अगर तुम दाल पिलाओगे, सूप पिलाओगे, वो नहीं खाएंगे। अब आज की लाइफस्टाइल में जो मदर वगैरह है वो भी सब वर्किंग रहते हैं, सबके पास बहुत काम रहते हैं, तो वो क्या करती है, बच्चे के पीछे ना पड़ना पड़े खाना खाने के लिए तो बच्चे को जो खाने में पसंद है वो खिला देती है, जिससे बच्चे का पेट भर जाता है, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। सो बच्चा वुड सफर फ्रॉम क्वाशियोरकर। बात करते हैं मरासमस की। तो मरासमस के अंदर तो ओवरऑल डेफिशिएंसी ही हो जाएगी एंड मरासमस होने का एक कारण ये भी है कि हो सकता है मदर की बॉडी के अंदर मिल्क ही नहीं बन रहा हो। देयर आर सर्टेन फीमेल्स जिनकी बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है एंड अगर होता है तो सफिशिएंट नहीं होता है बच्चे का पेट भरने के लिए, तो बच्चे को हो सकता है मरासमस। सिम्टम्स क्या होंगे क्वाशियोरकर एंड मरासमस के? क्वाशियोरकर के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, लेकिन क्वाशियोरकर का जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेशेंट के हाथ पैर एकदम पतले पतले हो जाएंगे और जो टमी वाला एरिया है वो मोटा हो जाएगा, पॉट बेली हो जाएगा पेशेंट को। इसके अलावा उसकी स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस फैट होता है। क्वाशियोरकर के अंदर फैट प्रेजेंट है। मरासमस के अंदर क्या है? पेशेंट को ओवरऑल डेफिशिएंसी हो गई है ना न्यूट्रिएंट की, तो उसकी बॉडी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, उसको परमानेंटली मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है, उसकी बॉडी के अंदर फैट नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसके ना पूरी ऐसी हड्डियां दिखने लगेगी, तो देयर वुड बी मसल वेस्टिंग वगैरह इन मरासमस। अभी तक में कोई डाउट? सिया, डेबोलिना, किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज बची है वो है सम अदर डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी एंड रूमिनेंट का स्टमक। तो सम अदर डिसऑर्डर में पहली चीज है कोलीसिस्टाइटिस। कोली रेफर करता है गॉल ब्लैडर को, आइटिस लग गया है मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो कोलीसिस्टाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर हो गया है इन्फ्लेमेशन। दूसरी कंडीशन है अपेंडिसाइटिस, जिसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। और अपेंडिसाइटिस दो टाइप का होता है, एक होता है अक्यूट और एक होता है क्रॉनिक।
देन कम्स हीमोरॉइड्स या पाइल्स। हीमोरॉइड्स और पाइल्स क्या होती है? इस कंडीशन के अंदर जो रेक्टम और एनल कैनाल वाला एरिया है, उस जगह पर जो भी वेन्स वगैरह है उसके अंदर आ जाती है स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और ब्लीडिंग होता है। सो दिस इज अबाउट पाइल्स। पाइल्स के बाद नेक्स्ट चीज है हर्निया। हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी का कोई ऑर्गन जो है अब नॉर्मल ओपनिंग के थ्रू बल्ज आउट कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो एनल ओपनिंग है, अगर एनल ओपनिंग से पेशेंट का इंटेस्टाइन बॉडी के बाहर बल्ज आउट कर रहा है तो इट इज कॉल्ड एज हर्निया। उसके बाद आता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न जो है इट इज अ फैंसी वर्ड गिवन टू एसिडिटी। हार्ट बर्न होता क्या है? आपको पता है कि हमारे स्टमक में 4 पार्ट है, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एरिया एंड कार्डियक। तो जो कार्डियक वाला पोर्शन होता है हार्ट का, इट इज प्रेजेंट क्लोजर टू द ह्यूमन हार्ट। सॉरी, स्टमक का जो कार्डियक वाला एरिया होता है वो हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। अब इस एरिया के अंदर और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो कभी कभी क्या है ना, ये स्फिंक्टर प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमारा स्टमक का जो एसिड है वो इस एरिया में आके डिपॉजिट हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक्सेल इस एरिया के अंदर आएगा तो बर्निंग सेंसेशन आएगा एंड इसके अलावा पेशेंट को पेन होगा। ये वाला जो एरिया है ये दिल के करीब है, तो पेशेंट क्या आएगा, पेशेंट भागते हुए इमरजेंसी में आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बट जब आप उसको डायग्नोस करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ है, पेशेंट को एसिडिटी हुई है और एसिड जो है उसके दिल के आसपास वाला जो एरिया है यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण से पेशेंट को पेन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न। हार्ट के पास जलन हो रहा है ना, सो दैट इज व्हाई हार्ट बर्न उसका नाम है। देन आता है एक्लेजिया कार्डिया। जो एक्लेजिया कार्डिया है ये काफी रेयर कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो स्फिंक्टर है, कौन सा वाला, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाता। तो जो भी खाना खा रहे हैं ये यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो रहा है ईसोफेगस के अंदर, जिसके कारण से ईसोफेगस के अंदर हो गया है डायलेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्लेजिया कार्डिया। इतनी बात क्लियर हुई? यस। ठीक। अब बचे हैं एनसीईआरटी के डिसऑर्डर एंड स्टमक ऑफ रूमिनेंट, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास से वी वुड स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप लोग यहाँ तक पढ़कर आइएगा, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।